हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th जे मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, नवंबर एंडिंग का। ठीक है, चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 26। उसमें दिया हमको कि वर्क डन इन रिवर्सिबली आइसोथर्मल एक्सपांशन इज गिवन बाय। ठीक है, मतलब कि आपको जो भी आइसोथर्मल एक्सपांशन दिया है, ठीक है, तो उसमें वर्क डन क्या होगा रिवर्सिबल के लिए। ठीक, तो आपको रिवर्सिबल के लिए थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो, तो हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला देखा हुआ है, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 NRT लग V2 अपन V1 होता है। चलो, फर्स्ट ऑप्शन में n तो है नहीं तो वो गया। सेकंड ऑप्शन में RT लॉग सिप दिया है, वो भी गया। बट ये एक ऑप्शन है जिसमें R रिवर्सिबल इज इक्वल टू NR अपन गामा -1 इंटू डेल्टा टी वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हो। ठीक है, और अगर ये ना हो तो उसकी जगह ये भी हो सकता है P2V2 माइनस P1V1 अपन गामा -1। तो ये भी इसके लिए एक करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो 26 में जो आंसर आएगा आपका वो है बी, बी फॉर बॉम्बे। तो समझ में आ गया, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल का एक फॉर्मूला है। यार यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन ही पूछा था। ठीक, उसके बाद पूछा है डेल्टा ई एंड डेल्टा एच बोथ आर जीरो इन, मतलब किस में डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो, आइसोबारिक प्रोसेस, देखो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा पी जीरो होता है, तो वहाँ पे तो डेल्टा ई और डेल्टा एच तो जीरो होता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन गया। सेकंड, एडियाबैटिक प्रोसेस पूछा है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, तो फर्स्ट लो लगाओ तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर क्यू जीरो है तो डेल्टा यू इज इक्वल अगेन डब्ल्यू आता है, तो मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो उस टाइम वर्क डन जीरो हो गया तो अगेन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं आएगा। साइक्लिक प्रोसेस, तो यस, साइक्लिक प्रोसेस जो कि एक पाथ फंक्शन के लिए है, तो उसमें क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। बाकी सब में डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, आपको याद रखना है आपका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, साइक्लिक प्रोसेस। क्या समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। बोला है आपको कि एक आइडियल गैस इज कैप्ट इन 5 लीटर सिलेंडर एट अ प्रेशर ऑफ 15 ATM। ठीक है, तो आपके पास जो वॉल्यूम है V1 वो कितना आपके पास 5 लीटर है, सिलेंडर है, और उसका जो प्रेशर है, प्रेशर वो कितना है 15 ATM है। ओके, 30 मिनट के बाद गैस इज अलाउड टू एंटर स्लोली इनटू द इवैक्यूएटेड वेसल ऑफ द 500 लीटर कैपेसिटी। मतलब जो पूरा गैस है वो एक ऐसे वेसल है जिसमें इवैक्यूटेड है ना, उसको क्या कर दिया है, स्प्रेड कर दिया गया है। ठीक है, मतलब 5, तो आपका V2 जो है वो कितना है 500 लीटर। ठीक है, पहले प्रेशर बहुत था ना, प्रेस करके है ना पूरा गैस को 5 लीटर में कंप्रेस किया हुआ था, बाद में वो गैस रिलीज कर दिया गया 15 लीटर, है ना। तो वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो इस टाइम क्या होगा, एक्सपांशन होगा। और एक्सपांशन के लिए हम लोग वर्क डन क्या निकालते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, मतलब V2 माइनस V1। समझ में आ रहा है? चलो, तो माइनस पी एक्सटर्नल आपके पास कितना है, तो वो तो है आपके पास -15 ATM। ठीक है, और उसके बाद वॉल्यूम जो है V2 500 से कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो -15 ATM इंटू 500 से 5 495, और आपका आंसर नियरली किसके आसपास होगा, 495 है। ठीक है, उसको 10 से करोगे तो 4950, और अगेन 5 से करोगे तो 7425 के समथिंग आएगा आपका, -7425 लीटर इंटू ATM। ठीक है, तो एक्सपांशन होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो आपका आंसर ये माइनस होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, 7425 लीटर इंटू ATM। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो उसके बाद चलते हम लोग आगे। क्वेश्चन इज दिस 29, सिस्टम एब्सॉर्ब 10 किलो जूल ऑफ हीट, मतलब जो सिस्टम है वो हीट क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है, कितना 10 किलो जूल, 10 किलो जूल एब्सॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
ठीक है। एंड डज 4 किलो जूल ऑफ वर्क, मतलब W है वो 4 किलो जूल जितना वर्क कर रहा है, मतलब 4 किलो जूल। यार समझ में आ गया? आपको क्या फाइंड करना है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो हो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q आपके पास है 10 क्योंकि एब्सॉर्ब कर रहा है, और -4 दैट इज 6। प्लस आ रहा है इसलिए ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, मतलब इसका इतना क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो बॉम्बे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्या रही है आपको ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव होता तो क्या लिखते? डिक्रीज, बट यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। बोला है 30 में, क्या बोला है? तो देखो 30 में बोला है रिगार्डिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर इंटरनल एनर्जी? देखो फर्स्ट बोला है इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन बी सक्सेसफुली कैलकुलेट। याद रखो जो इंटरनल एनर्जी होती है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। कैंसर। इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हाँ तो ये इसका करेक्ट है। इट इज़ द सम ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। देखो ये इतनी दो टाइप की एनर्जी नहीं होती, बहुत 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 टाइप की एनर्जी होती है, जिसमें एक एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है वो क्या होती है? उसके एक्सेप्शन होती है। बाकी सभी टाइप के एनर्जी का आप सम करोगे और जो आपको मिलेगा वो होगा आपका इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और ये तो आएगा ही नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बॉम्बे हो जाएगा। क्या होगा? तो इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या ये समझ में आ गया? ओके चलो इसके बाद चलते हैं 31। बोला है द वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपांड्स बाय 0.25 मीटर क्यूब एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10⁻³ न्यूटन मीटर इनवर्स 2। याद रखना 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 2 इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है। पास्कल को फिर आप ATM में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, तो इससे आप लोग ATM में कन्वर्ट कर दो, और आपका जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम वो कितना है? 0.25 मीटर क्यूब है ना, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो। एंड देन अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे वर्क डन, W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, आप वही का वही वैल्यू पुट करोगे तो भी चला जाएगा। 10⁻³ माइनस इंटू डेल्टा V है 0.25 लीटर। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 250 जूल। आपका आंसर आएगा 250 जूल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 250 जूल। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपांड्स बाय 250 जूल। बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सपांड हो रहा है, नेगेटिव आएगा, बट एक ही आंसर है तो आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि एक्सपांड हो रहा है तो नेगेटिव आना चाहिए वर्क। ओके, तो वर्क क्या आएगा? नेगेटिव -250 जूल। खैर समझ में आ गया। चलो इसके बाद चलते आगे 32। इफ x मोल ऑफ आइडियल गैस 27 डिग्री एक्सपांड्स isothermally and reversibly the volume of y to 10y then work done is। देखो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू -2.303 लॉग, अब इसमें सब कुछ ln की फॉर्म में है, शायद लॉग नहीं है। हाँ तो ln होगा तो क्या आंसर आएगा? W इज इक्वल टू nRT ln V2 अपन V1। तो V2 कितना है? 10y अपन y, तो y कैंसल, ln 10 कितना हो जाएगा? 1 है ना, तो माइनस x मोल है तो x, r की जगह r, t की जगह 300, x r 300 है ना, ऐसा कोई ऑप्शन है? x r 300 ln y, ये दोनों तो आएंगे नहीं, चलो c में चले जाते हैं। तो -300 x r ln 10, यहाँ पे वैल्यू निकाली नहीं है, और 1/y तो आता नहीं है, सिर्फ यही आएगा c। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? c हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? -nRT log V2 अपॉन V1। V2 कितना है? 10y अपॉन y, तो y कैंसल, तो ln तो कितना आ जाएगा? 10, ये ln है, और n की जगह x और t की जगह 300, तो 300 XR
ln10 माइनस, ठीक है। तो सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या समझ में आ गया? तो ये छोटा सा पॉइंट था जो कि आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, ठीक। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो चलो इसके बाद दिया है 20 ml ऑफ 0.2 मोलर Al2SO4 twice is mixed with 20 ml of 0.6 ml BaCl2, the concentration of Cl minus ion in the solution। देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी पूछी है, BaCl2 में Cl माइनस आयन की। तो आप सीधा किसके पे गौर करोगे, 20 ml तो क्या है आपके पास 0.2 मोलर Al2SO4 थ्वाइस, और दूसरा क्या है तो कि 20 ml 6.6 मोलर BaCl2। खैर इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बट इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन नहीं करेगा तो कंसंट्रेशन इसकी भी वही का वही रहेगा, कंसंट्रेशन में कोई फेरफार नहीं आएगा। सिर्फ फेरफार कहाँ पे आएगा, वॉल्यूम में। यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा 40 ml, ठीक है। रही बात कंसंट्रेशन की, तो देखो कंसंट्रेशन कितना है 6.6 इंटू वॉल्यूम, है ना। तो जो मिली मोल्स हम लोग फाइंड करते हैं ना, क्योंकि मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल पर वॉल्यूम। तो यहाँ पे तो ml में है, तो ml तो मिली मोल मिलेंगे आपको। तो 6.6 इंटू 20 ये आपके मिली मोल्स हो गए। और BaCl2 में Cl कितने हैं, 2 है, तो 2, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 40। तो देखो मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो गया, टोटल वॉल्यूम 40 है ना। 6.6 इंटू 20 मिली मोल्स, 2 क्या है 2Cl माइनस आयन, और 40 से डिवाइड करो, टोटल आपका कितना हो जाएगा 40 से डिवाइड करने पे, तो शायद ये होगा 40, और यहाँ पे कितना था 40 शायद कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ 40 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा 6.6 ही आएगा। समझ में आ रहा है? उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं होगा, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 6.6। यार तो आपका आंसर कौन सा है, बी है, बॉम्बे 6.6। यार समझ में आ गया, ओके। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं, हाउ मच कॉपर कैन बी डिटरमाइन या ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, एटॉमिक मास कॉपर का है 63.5। देखो CuSO4 में से आपको क्या निकालना है, Cu का मोलिकुलर मास कितना होता है, तो वो होता है शायद अराउंड 559.9 ग्राम, ठीक है। वहाँ से कॉपर कितना मिलता है 63.5। आपके पास कितना है कॉपर सल्फेट 100 ग्राम, 100 ग्राम से कितना मिलेगा, समझ में आ गया? तो कर लो 63.5 इंटू 100 अपन 159.9, जस्ट इसका डबल तो नहीं होगा, बट नियर रेट कितना आएगा, नियर रेट आंसर तो देखो इसमें तो 40 भी है, 39.8 भी है, और 38 भी है ना। तो हमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ ना, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है सी वाला 39.8, ठीक है। ये आपका परफेक्ट आंसर आएगा, शायद ये परफेक्ट आंसर है इसका 39.81 समथिंग, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा नोट रखना है आपके पास, ओके, तो आपको थोड़ा काम लगेगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 35 में। 35 में क्या पूछा है, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 1 ग्राम पर ml, मतलब डेंसिटी आपको कितना है 1 ग्राम पर ml दिया है, और बोला है हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर देयर इन द ड्रॉप ऑफ वाटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 0.05। तो डेंसिटी से मास फाइंड कर लो, तो 1 इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम कितना आपके पास 0.05, तो मास भी कितना आ जाएगा आपके पास 0.05, ठीक है। अगर मास 0.05 आ गया तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, क्योंकि हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर इन द ड्रॉप ऑफ वाटर, लिख लो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स, मतलब 0.05, वाटर का कितना होता है 18 मोलिकुलर मास, ठीक है, और इंटू Na। तो ये अराउंड आपके पास कितना आंसर आएगा पता है 0.0167
इंटू 10⁻23, दैट इज़ 1.68 इंटू 10⁻21। आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा होगा? सी होगा। समझ में आ गया? ये आपका करेक्ट आंसर है 1.68 इंटू 10⁻20। क्या क्लियर है? समझ रहे हो? ओके, चलो उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है कौन सा? 36। 36 में क्या बोला है देखो। 36 में बोला है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इन हाइड्रोजन एटम, ठीक, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो निकालना है। हम लोगों को एक रेशियो याद रखना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा नहीं, आपको करवाया हुआ है। मैं थोड़ी जगह बना के लिख लेता हूँ। आई होप वो रेशियो आपको याद भी होगा। ठीक है, और वो रेशियो था ऐसा कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट हम लोगों ने ये भी याद रखा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये माइनस होती है ना, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, सॉरी प्लस ये माइनस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कुछ होता है। समझ रहे हो? ये आपको रेशियो याद करवाया हुआ था। तो बस इसका तो यहाँ पे कौन सा पूछा है? काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी प्लस और टोटल एनर्जी -1, प्लस हो गया काम, सी। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? सी होने वाला है 1:-1। क्या समझ में आ रहा है? ओके, चलो इसके बाद पूछा 37, ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6, सो फाइंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी फॉर फिफ्थ क्वांटम नंबर स्टेट। फिफ्थ क्वांटम नंबर मतलब n इज इक्वल टू कितना लेना है? 5 ना, क्वांटम नंबर बोला था n इज इक्वल टू 5। तो 5 के लिए कितना होता है? तो देखो 1 2 3 4 5, -13.6, इसके लिए -3.4, -1.5, -0.85, 1 2 3 4, -0.54 समथिंग। तो आ गया। तो फिफ्थ के लिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ के लिए कौन सा है? -0.54 वाला। क्लियर है? चलो, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, द एनर्जी ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट वुड बी। देखो यहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी किलो जूल पर मोल में गिवन है और आपका आंसर भी किलो जूल पर मोल में गिवन है, तो बाहर से कोई है ना एवोगैड्रो नंबर और वो सब कुछ कैलकुलेट करने की जरूर नहीं है, ध्यान रखना। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला है। देखो हमारे पास एक रिलेशन था, ए इज इक्वल टू -13.6 z² अपॉन n²। अगर मैं इसको इवन मान लूँ तो इसको n1² बोल सकता हूँ ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं E1 अपॉन E2 लिखूँ तो इस इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? n2² अपॉन n1² लिख सकता हूँ आराम से। देखो तो फिर वही लिखो। आपके पास कौन सा है? सेकंड बोर ऑर्बिट है और उसकी एनर्जी कितनी है? -3, मतलब -328 है अपॉन E2 आपको फाइंड करना है। n2² किसके लिए पूछा है? फोर्थ बोहर ऑर्बिट, तो ये 16 होगा। और n1 सेकंड का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो 4 से 4 आएगा और 4 नीचे चला जाएगा। -328/4 इज इक्वल टू E2, दैट इज आपका आंसर कितना आएगा? 82 समथिंग, -82 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बस आपका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? डी, -82 किलो जूल पर मोल। क्या समझ में आ गया? ओके, चलो इसके बाद एक फिजलवाल मेथड है। फिजलवाल मेथड, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड। देखो इस प्रोसेस में हम लोग नाइट्रोजन जो गैस होता है, नाइट्रोजन को ऑलवेज हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? उसको एमोनियम सल्फेट में। एमोनियम सल्फेट में हम उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एमोनियम सल्फेट हो गया आपका NH4 ट्वाइस SO4। N2 जो है वो ऑलवेज किस में कन्वर्ट होगा? NH4 ट्वाइस SO। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, NH4 ट्वाइस SO। इसमें कौन सा था? डी था।
चलो, क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? क्लियर है? चलो फिर इसके बाद चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक। In Dumas method, 0.5 gram of an organic compound containing nitrogen gives 112 ml of nitrogen at STP. The percent of देखो ये सिंपल है ना, बुक का क्वेश्चन ही है, एनसीईआरटी का सीधा उठाया हुआ है। और इसके लिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ना, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए आप लोग सीधा एक वैल्यू ही रखते हो कि इसका मोलिकुलर मास N2 का कितना होता है 28 इंटू और कितना ml बना रहा है 112 ml डिवाइडेड बाय ml, तो वो मोल वो कितना हो जाएगा ml में 22400 ml और मास कितना होता है 0.5 मास और इंटू 100। ठीक है, सीधा इसका फॉर्मूला है। जब पुट करोगे तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 28% कितना आ जाएगा। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है, कितना होगा 28। ठीक है, आपको याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन था एक। ओके, चलो फिर हम लोग चलते हैं, अब ऑर्गेनिक की बारी है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कॉनिनिकल स्ट्रक्चर आपको दिया ना, पूछा है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। कॉनिनिकल स्ट्रक्चर में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो देखो पहले जो आपको 3 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसमें से सबसे ज़्यादा जो है ना न्यूट्रल होगा स्पीसी, उसको चेक करो, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। चार्ज होती है वो स्टेबिलिटी में थोड़े कम होते हैं। तो पहली प्रायोरिटी लिस्ट में कौन आएगा, तो वो है जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता। ठीक है, देखो फर्स्ट जो है उसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसके मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गए, ये दोनों में से कोई एक आने वाला है। यार अब ऐसा चार्ज फाइंड करना है जिसके ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो ना, तो थर्ड वाला है जो कि स्टेबल होगा, तो थर्ड वाला। ठीक, तो अगर आप लोग चेक करने जाओ तो ओवरऑल आंसर कौन सा आएगा, सी आएगा। ठीक है, तो आपको बस सी वाला ऑप्शन याद रखना। यार क्लियर है? ओके, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पूछा हाईएस्ट के ए वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड इज, किसका के ए सबसे ज़्यादा होगा। तो याद रखो जिसके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा फंक्शनल ग्रुप के बाजू में, उसका के का वैल्यू ज़्यादा होगा, वो मोर एसिडिक होगा। ठीक है, क्योंकि वो आराम से H+ को खींच सकता है उसके इलेक्ट्रॉन को, तो H+ आराम से फ्री हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ए वाला, ए बी सी और डी, और उसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। यार समझ में आ रहा है? ये आपको याद रखना है क्योंकि NO2 एक ही कंपाउंड है ऐसा जिसमें NO2 देखो CH के पास है, बाकी एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे आसान आंसर ए वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद पूछा है 43, क्या बोला है, पूछा है नंबर ऑफ कंपाउंड विथ टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म किस में देखने को मिलेगा। देखो टोटोमेरिज्म के लिए हम लोग क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन है ऐसा कितने हैं आपके पास, डबल बॉन्ड के बाजू में हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ऐसे कितने स्ट्रक्चर है। देखो इसमें तो होगा नहीं, सिंपल डबल बॉन्ड के बाजू में डबल बॉन्ड नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, नीचे एक इसमें होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड के बाजू में कार्बन पे हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड है, ये भी नहीं चाहिए सर, ये होगा 2, ये होगा 3 और एक होगा शायद इसमें। ठीक है, तो टोटल आपको कितना मिलेंगे, 4 मिलेंगे। टोटल आपको कितने मिलेंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन वाले मिलेंगे जो टोटोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, डबल बॉन्ड वाले हम लोग लेते नहीं है, बाकी है वो ले लेते हैं। ऐसे 4 ही मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही बच रहा है, बाकी 6 तो है नहीं, 8 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 4 वाला है। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा। देखो फिनॉल है, एक वो NO2 है, Cl है, CH3 है, OCH3 है, तो जिसके पास NO2 ग्रुप है वो उसका सबसे ज़्यादा होगा। देखो एक ही ऑप्शन है ऐसा, बाकी तो है ही नहीं, एक में पहला वाला एक ही ऑप्शन है, देखो मिल गया। समझ में आ रहा है?
अगर आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा है आप लोग आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसके बाद कौन सा है 45। देखो 45 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोएनायन इज लीस्ट स्टेबल। कार्बोएनायन इज लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल कौन होगा, नो रेजोनेंस। जिसमें रेजोनेंस नहीं है वो कैसा होगा, लीस्ट स्टेबल। ठीक, देखो फर्स्ट तो डबल सिंगल लॉन पेयर है ना, डबल सिंगल डबल, इसमें भी लॉन पेयर है, ये तो स्टेबल है। इसमें भी देखो रेजोनेंस देखता है, डबल सिंगल लॉन पेयर है तो इसमें भी रेजोनेंस, डबल है ना, लॉन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल, मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। एकमात्र ऐसा सी है, सी ऑप्शन, जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहे, तो वो आपका कैसा होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, देर इज़ नो रेजोनेंस। ठीक है, तो आपका सी कैसा आएगा, करेक्ट आंसर आएगा जिसमें रेजोनेंस नहीं है। समझ में आ रहा है, ओके, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, चलो इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर आइसोमेरिक विद प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड के साथ कौन आइसोमेरिस, आइसोमेरिक मतलब है, इसमें ना नंबर ऑफ एटम जो वो सेम आएंगे। ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड CH3 CH2 COOH है ना, तो 3 कार्बन होने चाहिए। तो देखो पहले में 1 2 और 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 2 5 6 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है, तो हाँ है, तो पहले वाला तो है। सेकंड चेक करते हैं, 1 2 और 3 कार्बन है, 4 4 2 4 5 6 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, ये भी है। 2 और 1 3 ऑक्सीजन सॉरी कार्बन है, 5 और 6 हाइड्रोजन है, 2 ये भी है। आपका आंसर कौन सा आएगा, ऑल। समझ में आ गया, सबके नंबर ऑफ जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो क्या है, सेम है, सेम होगा, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ऑल। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 में देखो टोटोमराइज एक्सिबिट बाय, इसका मतलब है कि इसमें टोटोमेरिज्म देखने को मिलेगा। तो टोटोमेरिज्म देखो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो डबल बॉन्ड के बाजू में, तो डबल बॉन्ड के बाजू में इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी है, ये आपका आंसर ये भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी ये भी है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, मतलब सब में है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, सब में। आपका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। समझ में आ रहा है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑल ऑफ दिस बनेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये इजी था। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। 48 में बोला विच ऑफ द पेयर कंपाउंड आर नॉट आइसोमर्स, नॉट आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स कौन से नहीं है। चलो तो ऐसा कंपाउंड, तो देखो ये ऑर्थो, ये पैरा है, ऑर्थो मेटा है, चलो ये तो है आइसोमर है। OCH3 यहाँ पर भी थर्ड नंबर पे, यहाँ पे थर्ड नंबर पे, ये शायद नहीं है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं, ये 1 2 है, 1 2 3 है, ये तो है आइसोमर। एक यहाँ पे OCH3 ये भी है, मतलब आपका जो बी ऑप्शन है वो देखो सेम टू सेम कंपाउंड है, सेम कंपाउंड। अगर सेम कंपाउंड होगा तो इसमें कोई आइसोमेरिज्म देखने, मतलब कोई एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है, दे आर नॉट आइसोमर्स, दे आर नॉट आइसोमर्स। ठीक है, दे आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, बॉम्बे बनेगा, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर में थोड़ी ना हम लोग आइसोमर देखते हैं। समझ में आ गया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। चलो 49 में क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिस्ट होगा उसको देख लेते हैं, तो उसमें आएगा वो, एक तो OCH3 एक CH3, तो सबसे पहली प्रायोरिटी OCH3 को जाएगी। ठीक है, इसके बाद CH3 को जाएगी। ठीक, इसके बाद क्लोरीन को जाएगी, और देन किसको जाएगी, नाइट्रो। ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें
फर्स्ट आ रहा हो सबसे ज़्यादा, मतलब इस फर्स्ट सबसे ज़्यादा आ रहा हो, फिर सेकंड आ रहा हो, सॉरी सेकंड, सेकंड नहीं, ये 4 वाला, मतलब 4 सेकंड में आ रहा हो, फिर आएगा आपका सेकंड और लास्ट में आएगा थर्ड। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 1423, 1423, 1423, ये आपका करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? ये आपको थोड़ा सा था, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बचा लास्ट, विच आर मेटामर्स। मेटामर्स कौन से है? जिसमें है ना ऑक्सीजन है, उसके आजू बाजू जो चेन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे CH3 CH2 तो O CH2 CH3, इसमें एक में क्या अलग है तो एक दूसरे के मेटामर्स। C2H5 C2H5, ओके, ये तो पूरा अलग ही है, कंपाउंड ही नहीं है। CH3O C2H5 CH3 है ना C2H5, तो ये तो दोनों सेम है, ठीक है, तो ये तो हो गए नहीं। और एक बचा कौन सा, ये वाला CH3 CO CH3 CH3 CH2 COH, ठीक है, तो ये भी उसके कंपाउंड नहीं होंगे। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ए आएगा। समझ रहे हो? बस ये हो गया सॉल्यूशन आपके टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक। बस तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मेगा टेस्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तबीयत, मेगा टेस्ट और तैयारी करते रहें। सबको जय श्री कृष्ण।